नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और इस जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में एक नए एपिसोड के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और आज की कहानी कुछ ऐसी होगी जिसे सुन के आपके होश पाख्ता हो जाएंगे कि 21वीं सदी में भी लोग ऐसा हो सकते हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो लड़कियों को एक कमरे में बंद करने से नोटों की बारिश आ जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है और ना कभी जाना है, लेकिन कहानी ये शुरू होती है छत्तीसगढ़ के बिशलपुर से। चूँकि नाबालिग लड़कियां हैं, इसलिए ना मैं उनके माता पिता की चर्चा करूंगा और ना ही गांव का चर्चा करूंगा। तो सीधे हम कहानी पर आते हैं। ये कहानी बिशलपुर के उस गाँव से शुरू होती है जहाँ पर एक गरीब माता पिता रहते हैं। गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें अगर आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो ना, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और आप हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत ही गंदा दौर है जिसे मैंने खुद भी देखा है। एक ऐसा पाखंडी पंडित जो इस गरीब परिवार में दो नाबालिग लड़कियों के ऊपर इसकी नज़र रहती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छी होती हैं। क्योंकि गरीबी की वजह से इनका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे इनका परिवार किसी प्रकार से चल पाता है। वो पाखंडी पंडित पहले लड़की के पिता को, फिर उसकी माता को एक एक कर अपने जाल में फंसाना शुरू करता है। फिर ऐसा फंसाता है कि उन लोगों को इस बात पर राज़ी कर देता है कि अगर आप अपनी दोनों लड़कियों को पूजा में सम्मिलित होने के लिए मुझे 2 घंटे के लिए दे देंगे तो मैं नोटों की बारिश करा दूंगा और आपको 2-4 करोड़ रुपए तो ऐसे ही दे दूंगा। फिर क्या था, चूँकि गरीबी अपने चरम सीमा पर ही थी, माता और पिताजी ने सोचा कि सिर्फ पूजा में ही तो सम्मिलित होना है, इससे दिक्कत क्या हो सकती है। उन्होंने अपनी बच्चियों को कहा। बच्चियों को भी यही लग रहा था कि पंडित जी कोई पूजा करेंगे और उसमें हम जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि पंडित जी का नियत कुछ और है। उन्हें पूजा करने से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो नोट की बारिश कराने वाले हैं। लेकिन माता पिता को ये विश्वास था जो पंडित जी कह रहे हैं वही सही है, और पाखंड का ये खेल अब शुरू होता है। इस खेल में 4 लोग और सम्मिलित रहते हैं जो उसी गांव के आसपास के होते हैं, और सब लोगों ने मिलकर ये खेल शुरू किया। पूरे परिवार को एक बस स्टैंड पर लेकर आते हैं, और थोड़ी दूर पर बस स्टैंड से स्थित एक घर होता है जो एक सेठ जी का घर होता है। घर काफ़ी बड़ा होता है। सेठ जी भी उस पुजारी के जाल में रहते हैं कि ऐसी लड़की जिसे पूजा में सम्मिलित करने से आज तो पैसे की बारिश होगी, जिसमें उन चारों व्यक्तियों को भी लगता है कि आज तो माला माल हो जाएंगे। सेठ जी को भी लगता है कि वो भी आज माला माल हो जाएंगे, और इस गरीब परिवार को भी लगता है कि मेरी बच्चियां तो सिर्फ पूजा में शामिल होंगी, आज हम भी माला माल हो जाएंगे। सिर्फ इस लालच के चक्कर में उस पूरे परिवार और वो बच्चियां दोनों उस कमरे में जाते हैं। फिर क्या होता है, सिर्फ वो 2 बच्चियां और एक पाखंडी पंडित ही कमरे के अंदर रहता है। अब पूजा शुरू होती है और समय बीतता जाता है। धीरे 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 ऐसा करते हुए 2 घंटे बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक ना पैसों की बारिश की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही अंदर से दरवाज़ा खुलता है कि पता चले आखिर अंदर क्या हो रहा है। लोग इंतज़ार करते हैं। काफ़ी देर के बाद पंडित जी कमरे से बाहर निकलते हैं। बताते हैं कि दैवी शक्ति खुश नहीं हुई, जिसकी वजह से सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये का ही बारिश हो पाया। जिसे सुनकर पूरे परिवार सहित सेठ जी और अन्य लोगों के भी होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जब पूजा इतनी देर तक चली तो पैसों की बारिश क्यों नहीं हुई। लेकिन उस पाखंडी की मंशा तो कुछ और ही था, और उसने उस 2 नाबालिग लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए, और वो काफ़ी देर तक संबंध बनाता रहा। बच्चियां अंदर रोती रहीं और परिवार बाहर इंतज़ार करता रहा कि पैसे की बारिश होगी। और किसी ने सोचा भी नहीं था
कि संबंध बनाने के बाद भी उस पंडित ने उन बच्चियों को इस कदर डरा दिया था कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगी तो तुम लोगों की जान ले ली जाएगी। रोते बिलखते जब बच्चियां कमरे से बाहर निकलती हैं तो परिवार को अनहोनी की आशंका लगती है और उस समय परिवार चुपचाप सेठ जी के घर से निकल जाता है। और बस स्टैंड के पास आने के बाद जब वो बच्चियां रो रो कर अपनी माँ से ये सारी कहानी बताती है कि अंदर कोई पूजा नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रेप किया जा रहा था, इसे सुनकर माँ का दिल बैठ जाता है और पूरा परिवार थाने में चला जाता है। फिर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं इस कहानी को सुनकर। उसके बाद तलाश जारी होती है, फिर धीरे धीरे कर आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इस 21वीं सदी में भी इस तरीके का घिनौना हरकत करने वाले लोग जो एक बच्चियों के साथ भी ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुझे तो सुनकर काफ़ी दुख होता है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी और लालच दोनों कभी आपको ऐसे जंजाल में फंसा देगी कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की ये कहानी को मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, तो सावधान रहिए। धन्यवाद।